पिछली बार प्रैक्टिकल नंबर 1 स्टडी किया था कि उसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, ऐसे ही आज हम हीट ट्रांसफर एंड आईसी इंजन लैब का प्रैक्टिकल नंबर 2 स्टडी करने वाले हैं और उसकी रीडिंग लेने वाले हैं, जिसको अगर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कंडक्शन थ्रू अ कंपोजिट वॉल। अगर मैं इसका एम पढ़ूँ तो इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर डिफरेंट हीट इनपुट वैल्यूज मेजर द टेम्परेचर ड्रॉप फॉर ईच डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ कंपोजिट वॉल। ये इसका हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमें एक प्लेन वॉल ना लेके हमें एक कंपोजिट वॉल दी गई है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो। इस कंपोजिट वॉल के अंदर हमारे पास 3 मटेरियल लिए गए हैं। 3 मटेरियल, जिसमें से एक हमारे पास माइल्ड स्टील है, एक एस्बेस्टोस है और एक वुड है। तीनों मटेरियल के हमारे पास डिफरेंट कंडक्टिविटी की वैल्यूज हैं और उसी में हम देखेंगे जब ये तीनों मटेरियल इकट्ठे लगाए जाते हैं तो उस केस में जो हमारी हीट कंडक्शन है उसमें जो टेम्परेचर ड्रॉप है वो किस मटेरियल में कितना होता है, उसको हम अपनी एक्चुअल वैल्यू से और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपेयर करेंगे और यही हमारी आज की स्टडी है। ठीक है, ये जो डायग्राम है अभी हम आपको इसको थोड़ी देर में समझाएंगे। अभी हम क्या है, हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। इसके फॉर्मूलाज पे जाने से पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। अभी तो हम बात करें कंपोजिट वॉल की। अगर हम एक सिंपल प्लेन वॉल की बात करें, जैसे कि आप डायग्राम में भी यहाँ सामने देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 है, एक टेम्परेचर T2 है और जो वॉल की जो थिकनेस है इट इज गिवन बाय x और k हमारी वॉल का थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। अगर हम मान के चलें x की डायरेक्शन में हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है और हीट ट्रांसफर जब भी होगी व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इट मींस दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। इसी वजह से हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है T1 से T2 तक। तो अकॉर्डिंग टू फॉरियर लॉ, जो कि हम 1 डायमेंशन में लगा पा रहे हैं, उसको हम डिनोट करते हैं -ka dt by dx से, जहाँ पे माइनस शो केवल ये करता है कि हमारी जो हीट है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो हो रही है। dt by dx हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है। अगर हम इसको आगे देखें तो जो हमारा जो Q, जो कि रेट ऑफ हीट फ्लो का जो हमारे पास एक रिलेशन आया है, वो हो जाता है ka इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय x। और अगर हम Q को और आगे फर्दर देखें तो ये हो जाता है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय x अपॉन ka, वेयर x अपॉन ka इज द थर्मल रेजिस्टिविटी। मतलब कि एक ऐसा फैक्टर थर्मल रेजिस्टिविटी जो कि हमारी हीट को हमारी वॉल में फ्लो करने से रोकता है। जैसे करंट को रेजिस्टेंस रोकता है ना, ऐसे ही हीट को थर्मल रेजिस्टेंस रोकता है। तो जो हमारे पास जो रिलेशन है x बाई ka, वो हमारी थर्मल रेजिस्टेंस है इन केस ऑफ प्लेन वॉल। अब हम बात करते हैं अपनी कंपोजिट वॉल की। कंपोजिट वॉल, जो कि मैंने शुरू में बताया था, उसके अंदर हमारे 3 मटेरियल से मिलकर हमारी एक वॉल बनी है। जो सबसे पहला, जो अगर आप डायग्राम में भी देख सको, जो T1 है वो हमारा वो वाला टेम्परेचर है जो कि हीटर से मुझे मेरी माइल्ड स्टील के सैंपल में जा रहा है। x1 मेरी माइल्ड स्टील की जो लेंथ है और वो T2 तक जा रहा है। T2 हमारा वो टेम्परेचर है जो कि मुझे माइल्ड स्टील के एंड में और एस्बेस्टोस के स्टार्टिंग में मिल रहा है। अगर मैं T3 टेम्परेचर की बात करूँ, वो मुझे एस्बेस्टोस के एंड में और वुड की स्टार्टिंग में मिल रहा है और T4 मुझे वुड के एंड की अगर मैं बात करूँ। अच्छा, अगर मैं अपनी कंपोजिट वॉल देखूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है और तीनों वॉल्स की जो लेंथ है या मैं उसकी थिकनेस कहूँ x1, x2, x3, वो हमारे पास अलग अलग है। अच्छा, इस कंडीशन में हमें एक बात का ध्यान देना है, ये हमने एज्यूम करके चला है कि जो हमारा सिस्टम है ना वो स्टेडी फ्लो है, लेकिन जो हीट है वो स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो का मतलब ये है कि जितनी हीट हमारी इनपुट है ना उतनी ही हीट हमारी आउटपुट है। मतलब कि जितनी हीट मेरी सैंपल के शुरुआत से अंदर एंटर होएगी ना उतनी ही हीट मेरी बाहर निकलेगी। इसका मतलब टाइम के हिसाब से मेरी हीट चेंज नहीं हो रही। और जब हीट चेंज नहीं हो रही तो मैं ये मान के चलूंगा माइल्ड स्टील के सैंपल में भी, एस्बेस्टोस के सैंपल में भी और वुड के सैंपल में भी, तीनों में जो हीट है ना वो सेम है। और उसी रिलेशन को यूज करके अगर आप ध्यान दे दें तो मैं यहाँ पे T1 माइनस T2 का रिलेशन निकाल पाया हूँ, T2 माइनस T3 का रिलेशन निकाल पाया हूँ और T3 माइनस T4 का निकाल पाया हूँ। और यही हमें इस अपने फॉर्मूले में यहाँ पे हमें इसे इस प्रैक्टिकल में निकालना है कि डेल्टा T1 कितना है, डेल्टा T2 कितना है और डेल्टा T3 कितना है। हमारे पास x1 की वैल्यू चेंज होगी, Q की वैल्यू सेम रहेगी, K1 की वैल्यू चेंज होगी, एरिया की वैल्यू सेम रहेगी।
तीनों केसेस में, और ऐसे करके हम इसमें चेंज इन टेम्परेचर और जो भी हमने मटेरियल लिया है उसमें हम टेम्परेचर फॉल कितना हो रहा है ये हम निकाल पाएंगे एक्सपेरिमेंटली भी, और हम उसको एक्चुअली भी निकालेंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको एडिशन के तौर पे आपको थ्योरी क्लास में बताया जाता होगा, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जब हम इसको फोरियर लॉ से कंपेयर करके या उस इक्वेशन में लेके आते हैं तो इसकी जो नेट हीट है, नेट हीट फ्लो रेट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय जो हमारी नेट थर्मल रेजिस्टेंस है, मतलब कि पहली वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस दूसरी वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस प्लस तीसरी वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस, तो ये उसका फाइनल रिलेशन हो जाएगा। अब अपने दूसरे टीचर की तरफ जाते हैं जो आपको इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे रीडिंग लेते हैं वो आपको सिखाएंगे। थैंक यू अंकित सर। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कर रहे हैं जैसा कि सर ने आपको बताया है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है कंपोजिट वॉल apparatus, तो इसके बारे में मैं आपको जो इसका कंस्ट्रक्शन है क्या क्या है apparatus के बारे में मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कंपोजिट वॉल, कंपोजिट का मतलब डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ तो एक वॉल है। यहाँ पे हमने 3 तरह का मटेरियल यूज किया हुआ है। फर्स्ट लेयर में माइल्ड स्टील है, सेकेंड लेयर में एस्बेस्टस शीट है, थर्ड लेयर में वुडन का है। इसका जो डायमीटर और थिकनेस में आपको बाद में जब ऑब्जर्वेशन लेंगे उस टाइम पे बताऊंगा। इसका टेम्परेचर डिफरेंट लेने के लिए ये देखो, ये दोनों साइड में सेम सीक्वेंस में बना हुआ है। माइल्ड स्टील, एस्बेस्टस, वुड, सेम फैशन में माइल्ड स्टील, एस्बेस्टस एंड वुड, और दोनों माइल्ड स्टील के बीच में दोनों माइल्ड स्टील के बीच में हमने हीटर लगाया हुआ है जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई हम देंगे, और इसका वोल्टेज और करंट यहाँ पे अपने कंट्रोल बोर्ड से हम मेजर कर सकते हैं। 4 थर्मोकपल्स लगे हुए हैं। 4 थर्मोकपल्स की लोकेशन, एक हीटर के पास माइल्ड स्टील, दोनों माइल्ड स्टील के बीच में, दूसरा एक माइल्ड स्टील के ऊपर और एस्बेस्टस के बीच में, तीसरा एस्बेस्टस और वुडन के बीच में, और फोर्थ जो है वुड के ऊपर लगा हुआ है। तो इस तरह से 4 सरफेसेस के टेम्परेचर हम थर्मोकपल से मेजर कर सकते हैं। अब हमने इसको पावर सप्लाई दे दिया, मेंस ऑन किया, हीटर ऑन किया, वोल्टेज सेट किया। अभी 30 वोल्ट सेट है, इसके अकॉर्डिंग हमने करंट नोट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग 4 थर्मोकपल्स के टेम्परेचर आएंगे। तो ये तो हो गया apparatus के बारे में जानकारी। अब हम इसका रीडिंग किस तरह से लेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आप लोग के आने से पहले या स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा पहले मैंने इस apparatus को ऑन कर दिया था, हीटर ऑन कर दिया, और अब ये एक स्टेडी स्टेज अटेन कर चुका है। तो हम एक रीडिंग इसमें अब भी ले सकते हैं। इसमें इसका वोल्टेज यहाँ से वोल्ट मीटर लगा हुआ है, करंट यहाँ से ले सकते हैं, इसका एम्पियर मीटर लगा हुआ है, मल्टी चैनल टेम्परेचर इंडिकेटर, इससे हम नॉब को चेंज करके अलग अलग सिलेक्ट करके सिलेक्टर स्विच से 4 थर्मोकपल्स के 4 टेम्परेचर ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर लेना। यहाँ पे देखिए वोल्टेज 30, करेस्पॉन्डिंग करंट 0.48, और T1 अभी 60 आ रहा है। चेंज करते हैं इसको T2 के लिए। तो चूंकि स्टील है तो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी है, इसलिए दोनों तरफ दूसरी साइड में भी टेम्परेचर इसका 59.9 आ रहा है। अब एस्बेस्टस शीट के लिए ये वाला इनपुट हो जाएगा। एस्बेस्टस के आउटसाइड टेम्परेचर
ये देखिए, चूंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर कम आ रहा है। अब अगली सीट जो है हमारी वुड की है, वुड का और भी कम होता है, तो इसलिए 4 नंबर पे ये आपका टेम्परेचर 49.2 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने T1, T2, T3, T4 हमने नोट कर लिया फर्स्ट शॉट के लिए। अगले रन के लिए हम ये वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, इसको हम 5 वोल्ट बढ़ा देते हैं। अब हमें करीब 30 मिनट्स के लिए वेट करना पड़ेगा ताकि अगेन फिर इसमें स्टेडी स्टेटस ये अटेन कर ले, और इसी प्रोसेस को हम दोबारा से रिपीट करके 2, 3, 4 अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंपोजिट वॉल apparatus का एक्सपेरिमेंट। बाकी आगे के कैलकुलेशंस वो आपको अंकित सर बताएंगे। अब आते हैं अपने कैलकुलेशंस के पार्ट पे। कैलकुलेशंस में जाने से पहले देख लेते हैं कि जो हमने अपनी एक प्लेट यूज़ करी थी, एमएस की जो प्लेट यूज़ करी थी, जो उसका डायमीटर है वो 200 mm है। जो एस्बेस्टॉस की जो प्लेट यूज़ करी थी उसका डायमीटर भी, और वुडन की प्लेट उसका डायमीटर भी, तीनों प्लेट्स का जो डायमीटर है हमारा कांस्टेंट है या सेम है। अच्छा, जो हमने जो तीनों प्लेट का जो डायमीटर है हमने सेम इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज वी वांट कि जो हमने अलग अलग जो हमने प्लेन जो वॉल्स यूज़ करी हैं उसका जो एरिया आए वो हमारा सेम आए, क्योंकि जो एरिया वही होगा हीट की डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर एरिया होता है ना उसको हम लेंगे, और अगर हम तीनों का डायमीटर सेम रखेंगे तो उस वजह से तीनों का एरिया सेम आएगा विच इज़ πd²/4। अच्छा, अगर हम बात करें अपने एमएस की प्लेट की, उसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास जो अवेलेबल थी वो 8 mm की थिकनेस है। जो एस्बेस्टोस की प्लेट है उसकी जो थिकनेस है वो 5.8 mm है, और जो वुडन की जो प्लेट थी उसकी थिकनेस 12.2 mm है। जहां अगर हम बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की तीनों मटेरियल की, अगर एमएस की प्लेट की बात करें उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 45, एस्बेस्टोस की प्लेट उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.5, और जो तीसरा हमारे पास मटेरियल है वुडन उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 0.16। जैसा कि अभी आपने देखा था कि सर ने जो अभी हमारी रीडिंग ली है वो हमारी 30 वोल्ट पे, और जब 30 वोल्ट पे जब हम जाते हैं तो उसमें जो करंट जो हमारा इंड्यूस हुआ है वो हुआ है 0.48 एम्पियर। ये मैंने आपको पिछली लैब में भी बताया था कि V/I में जो हमें जो चीज़ मिलती है वो हमें मिलता है रेट ऑफ हीट फ्लो, और जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो हमारा आ गया 30 × 0.48, दैट इज 14.4 वॉट। इट इज नॉट जूल, इट इज वॉट। ठीक है। अच्छा, अब हम जो हमारे पास जो पहला थर्मोकपल था जो कि हमारे एंड पे लगा हुआ था, जो मतलब कि हीटर के पास लगा हुआ था, और अगर मैं कहूँ अपनी एमएस की जो प्लेट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में लगा था, उसमें जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा हमारा T1। अच्छा, जो टेम्परेचर T2 है ये डिनोट करता है जो कि एस्बेस्टोस की प्लेट के सरकमफेरेंस पे और जो एमएस प्लेट के जो सरकमफेरेंस पे, या मैं उनके दोनों के पेरिफेरल एरिया पे कहूँ तो T2 हमारी वो लोकेशन है। जो T3 लोकेशन है वो है हमारी एस्बेस्टोस के एंड की, और जो हमारी वुडन प्लेट है उसके स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर है थर्मोकपल का वो T3 है, और T4 जो हमारी वुडन प्लेट है उसके जो एंड का जो टेम्परेचर है वो T4 है। अच्छा, जब हमने इस वाली वोल्टेज पे और इस वाले हमें ये इतना करंट 0.48 इंड्यूस हुआ तो उस पर जो रेट ऑफ हीट फ्लो इतनी आई हमारी, और ये हमारी चारों टेम्परेचर की रीडिंग है। ठीक है। अगर ये हम अपनी चारों टेम्परेचर की रीडिंग को भी अलग रखें और अगर हम इसमें फोरियर लॉ लगाते हैं तो फोरियर लॉ के हिसाब से अगर हम एक डायमेंशन में जा रहे हैं तो जो हमारा जो टेम्परेचर ड्रॉप है, टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द एमएस प्लेट की जो थिकनेस थी वो 0.008, ये मैंने अब मीटर्स में लिया, पहले वो मिलीमीटर्स में थी। तो अगर मैं उसमें देखूं तो उस केस के हिसाब से जो मेरा टेम्परेचर ड्रॉप है वो आ जाएगा Q = -K8 dt/dx, where dt is the temperature drop, where dt is the temperature drop, और dx है मेरा चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मेरी कितनी हुई है, वही है जितनी मेरी थिकनेस है, और जो थिकनेस है वो है मेरी 0.8 mm, या मैं 8 mm, या मैं कह सकता हूँ 0.008 मीटर।
तो इस रिलेशन के हिसाब से मुझे यहाँ पे माइनस डी टी के लिए रिलेशन मिल जाएगा, और जो माइनस डी टी है वो नथिंग बट इट इज़, अगर मैं डी टी की बात करूँ, डी टी होता है T2 माइनस T1, और जो माइनस फाइनाइट शोज दैट कि मेरी हीट हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो कर रही है, तो जो माइनस डी टी है वो हो जाएगा मेरा T1 माइनस T2, और इस केस में जो मुझे टेम्परेचर डिफरेंस जो कि मुझे निकालना था वो मेरा आ गया 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये तो बात रही मेरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप के हिसाब से। अब जब हम एक्चुअल जो अभी हमने जो रीडिंग ली थी, अगर हम उसको भी देखें तो उस रीडिंग के हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है, जो एक्चुअल डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का T1 और T2 का, T1 माइनस T2, वो आ रहा है मेरा 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में मैं ये कहूँगा कि हमारा जो एरर है ना के बराबर था, बिकॉज क्योंकि जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है ना, ये वाली 0.1 डिग्री सेल्सियस की, ये एग्जैक्ट 0.1 डिग्री सेल्सियस नहीं थी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू थी। तो इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एरर नहीं है, बट एक्चुअली में यहाँ पे एरर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की। अभी तो हमने बात करी है अपने पहले मटेरियल और दूसरे मटेरियल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना आया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम एस्बेस्टोस का मटेरियल देखें, उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा। टेम्परेचर जो ड्रॉप है माइल्ड स्टील से चलता हुआ, उस केस में जो पोजीशन है, हम जो टेम्परेचर यहाँ पे नोट करेंगे, जो हमने रीडिंग ली थी वो ली थी हमने T2 की, जो कि माइल्ड स्टील के एंड पे और एस्बेस्टोस के स्टार्टिंग में, और थ्रू आउट इस यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टेम्परेचर से लेके इस टेम्परेचर तक यहाँ पे हमें एस्बेस्टोस का मटेरियल मिलता है, और हम इसी मटेरियल के थ्रू देखना चाहते हैं कितना टेम्परेचर ड्रॉप आया है। तो वही हम फोरियर लॉ यूज करेंगे, माइनस के dt बाई डी एक्स। हाँ, इस केस में जो dx की वैल्यू है वो हमारी, जो हमने एस्बेस्टोस के मटेरियल की जो थिकनेस ली थी वो थी हमारी 5.8 mm। अगर मैं उसको मीटर में चेंज कर देता हूँ तो वो हो जाती है 0.0058 मीटर, और उसी हिसाब से जब मैं T2 माइनस T3 निकालूंगा तो वो आएगी मेरी 5.31। और जब वो 5.31 आई, अब मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूँ जो मैंने रीडिंग ली थी, तो उसके हिसाब से जो मेरा एक्चुअल डिफरेंस है वो आ रहा है 59.9 माइनस 54 इज इक्वल टू 5.9 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये टेम्परेचर है तो इसका जो चेंज इन टेम्परेचर, जो ड्रॉप इन टेम्परेचर आ रहा है, जो dt आ रहा है, वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। ऐसे ही अगर हम चाहें तो उसको तीसरे मटेरियल के लिए, वुडन प्लेट के लिए भी निकालना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं, बट उसकी हमें नीड नहीं थी, हमें किसी एक के लिए ही निकाल के दिखाना था।